नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आधुनिक भारत के इतिहास का जो हम कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना। लेक्चर नंबर 7 आज हम पढ़ाएंगे आपको बंगाल के नवाब। ये जो चैप्टर था आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। बंगाल का इतिहास आप पढ़ रहे हैं जिसके बीच में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा। पीछे वाले वीडियो में आपने प्लासी का युद्ध समझ लिया, अब बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होगा, ये निर्णायक युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को पूरे बंगाल वाले इलाके में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। मतलब लोगों से टैक्स लेंगे और खुद रख लेंगे, नवाबों को नहीं देंगे ना मुगलों को देंगे। इतना बड़ा अधिकार, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा बंगाल इनके अधिकार में आ जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था। बच्चों, ये मैंने इंडेक्स आपके सामने रखा हुआ है कि हमारा टारगेट क्या है पढ़ने का। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपने पढ़ लिया है। इसमें क्या पढ़ा आपने? इसमें ये समझा कि यूरोपीय जो हैं वो भारत में आ गए, लेकिन कंपनी खोलने के उद्देश्य से आ रहे थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर आपस में भिड़ने लग गए। तो इसमें अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे आपस में भिड़े कर्नाटक वाले क्षेत्र में, वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। 3 युद्ध हुए, आपने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आपको 1707 के बाद मुग़ल शासक जो आए उनके बारे में पढ़ाया। ये जानना जरूरी था क्योंकि मुग़ल शासक भी पैरेलल में चल रहे हैं, अंग्रेज भी हैं और मुग़ल शासक भी हैं। और कौन से मुग़ल शासक है? ये उत्तर मुग़ल काल वाले मुग़ल शासक हैं। तो इनका बीच बीच में नाम आएगा, आपको कुछ नया ना लगे इसलिए मैंने पढ़ा दिया आपको। वैसे भी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाबों को मात्र इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि जो अधिकार करने की शुरुआत अंग्रेजों ने की वो बंगाल से ही की है। बंगाल इतना उपजाऊ था कि उनकी आंखों में धंसने लग गया था कि भैया यहाँ पर हम अधिकार करेंगे। तो शुरुआत में तो व्यापार कर रहे थे, लेकिन प्लासी बक्सर के युद्ध के बाद वो पूरा इलाका इनके अधीन आ जाएगा और टैक्स वसूल कर अपने पास ही रखेंगे ये। तो यहीं से सिलसिला इनका शुरू हो जाता है अधिकार करने का। तो बंगाल के नवाब ये चैप्टर चल रहा है, आधा पढ़ लिया, आधा ये पढ़ना है आपको। देखिए बच्चे, अभी आपने क्या पढ़ा? मुर्शिद कुली खां के बारे में इससे पहले पढ़ा कि मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को 1717 ईस्वी में स्वतंत्र किया था। उससे पहले ये औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया हुआ सूबेदार हुआ करता था बंगाल में। उसके बाद इसका जो दामाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा था, फिर इसके बाद सरफराज गद्दी पर बैठा, और सरफराज की हत्या करने के बाद अली वर्दी खां गद्दी पर बैठ गया। अली वर्दी खां बहुत छोटे पद पर था, एक दीवान था सुजाउद्दीन के टाइम पीरियड पर, और खुद अली वर्दी खां सरफराज की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ गया 1740 से 1756। तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए, मुर्शिद कुली खां इम्पोर्टेंट था। इसके बाद गद्दी पर इसका नाती जो था वो बैठता है, ये इम्पोर्टेंट है, सिराजुद्दौला। इसी के टाइम पीरियड पर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। हत्या किसने की? मीर जाफ़र के बेटे ने हत्या कर दी, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें सिराजुद्दौला की हार इसी कारण से हुई थी कि जो इसका सेनापति था मीर जाफ़र, उसने धोखा दिया था। ये है मीर जाफ़र, इसने धोखा दिया था, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों सेना का नेतृत्व कर रहा था। अब मीर जाफ़र ने इतना बड़ा काम अंग्रेज़ों के लिए किया है, इतनी बड़ी जो है चुगली की है कि सिराजुद्दौला की हत्या हो गई है, तो अंग्रेज़ खुश होंगे। अंग्रेज़ों ने खुश होकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की मदद से बंगाल का नवाब बना था। बहुत ही दुर्बल शासक आप कह सकते हैं, और कठपुतली शासक था ये, अंग्रेज़ों का कठपुतली था। अंग्रेज़ों ने इसको इतना चूसा कि क्या बताएं दोस्तों। इससे इतना धन लिया और इससे इतना क्षेत्र ले लिया कि परेशान हो गया। कई इतिहासकार बताते हैं कि भैया इसके दरबार में जो भंडे भुंडे थे ना वो सब बिक गए, इतना अंग्रेज़ों ने चूसा। और हार कर इसने गद्दी छोड़ भी दी, हार कर मीर जाफ़र ने गद्दी छोड़ दी। मीर जाफ़र ने गद्दी छोड़ी और इसके दामाद मीर कासिम को शासक बनाया गया। तो मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है।
जितने भी नवाब आए हैं सबसे योग्य नवाब यही कह सकते हैं। शुरुआत में तो भैया ये भी कठपुतली रहा अंग्रेज़ों की, लेकिन उसके बाद इसको समझ में आ गया कि अंग्रेज़ ऐसे चूस चूस के, जैसे आम के गुठलियों को चूस के गुठलियों को फेंक दिया जाता है ना, वैसे ही करेंगे मेरे साथ भी। तो इसने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि भैया मैं अंग्रेज़ों के पल्ले में नहीं पड़ूंगा, अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होऊंगा। लेकिन इसके टाइम पीरियड पर बंगाल पर अटैक कर दिया जाता है उस समय के मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड के द्वारा बिहार पर आक्रमण कर दिया जाता है। बंगाल पर किया जाता है दोस्तों। बंगाल आप जानते हैं कि बंगाल का मतलब आज का बंगाल नहीं, उधर बिहार भी उसमें था, ठीक है, उड़ीसा भी था, बांग्लादेश भी था, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं। तो बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, आज का जो बंगाल है वेस्ट बंगाल, ये भी था, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्र थे। तो जो बिहार वाला क्षेत्र था वहाँ पर मुग़ल शासक शाह आलम सेकंड ने अटैक किया, क्योंकि उसको लग गया कि भैया अब मीर कासिम ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है बंगाल वाले इलाके में और अंग्रेज़ों से मदद ले रहा है, ऐसे धीरे धीरे मेरा सारा साम्राज्य चला जाएगा। शाह आलम द्वितीय को ये टेंशन हो रही थी, इसी कारण से इसने अटैक किया। अटैक करने के बाद बिहार का कुछ क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। इसके अलावा मीर कासिम की मदद जो की थी वो अंग्रेज़ों ने की थी। ये शाह आलम द्वितीय की बहुत बड़ी भूल थी कि उसने बिहार वाले इलाके में अटैक कर दिया, क्योंकि मीर कासिम और अंग्रेजी सेना ने मिलकर इतना धोया शाह आलम द्वितीय को, इतना धोया कि ये भी क्या याद रखेगा बच्चों। उसके बाद अंग्रेज़ों को मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव इस मीर कासिम को देना पड़ा। ये भी परेशान होने लग गया कि भैया जैसे मेरे ससुर से ये लोग चूस रहे थे वैसे मुझसे भी चूस रहे हैं। मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव अंग्रेज़ों ने मीर कासिम से ले लिया। तो मीर कासिम ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं अगर अंग्रेज़ों के पास रहूंगा तब दिक्कत तो होती रहेगी, इसलिए इसने अंग्रेज़ों से दूर जाने का फैसला ले लिया। जो आज का जो आपका बंगाल वाला इलाका है उसमें मुर्शिदाबाद था और वो पहले राजधानी हुआ करती थी, लेकिन राजधानी इसने चेंज करके बिहार में ले आया, मुंगेर। बिहार के मुंगेर में ये राजधानी परिवर्तित करके ले आया, ठीक। पहले तो बंगाल के नवाबों की राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद कर दी थी वेस्ट बंगाल में, जो आज का वेस्ट बंगाल है। लेकिन मीर कासिम एक कदम और आगे बढ़ गया, ये बिहार वाले क्षेत्र मुंगेर में अपनी राजधानी ले आया। यहाँ पर अपनी तैयारी करने लग गया, अलग से बड़ी सेना बनाने लग गया, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित करने लग गया, ठीक है। तो अपनी कहने का भाव है कि अपनी सैन्य व्यवस्था में सुधार करना शुरू कर दिया मीर कासिम ने। लेकिन उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। अंग्रेज़ तो बड़े ही चतुर थे, तो उन्होंने ओवरऑल करके बाद में मीर कासिम को हजम कर ही लिया। इसके अलावा मीर कासिम से अंग्रेज़ इसलिए और खफा हो गए कि मीर कासिम ने ये डिसाइड किया कि भैया जैसे अंग्रेज़ कर मुक्त व्यापार कर रहे हैं ना, वैसे ही अब सब करेंगे। थोड़े से पैसे दे देंगे एडवांस में 1 साल के लिए टैक्स के रूप में और कर मुक्त व्यापार करेंगे। जैसे 1717 में शाही फरमान मिला हुआ था अंग्रेज़ों को फारुखशियर से कि भैया 3000 सालाना आपको देना है और जितना मर्जी व्यापार कीजिए, आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ेगा। वैसा ही मीर कासिम ने सबके लिए कर दिया, तो इसलिए अंग्रेज़ और खफा हो गए। और एक तो दूसरे नंबर पर मीर कासिम ने अपना राजधानी भी परिवर्तित कर लिया था और सैन्य मजबूत करना शुरू कर दिया था। इस कारण से मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया 1763 ईस्वी में, और दोबारा से इसके ससुर को गद्दी पर बैठा दिया मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र जो इससे पहले था, इसको दोबारा से गद्दी पर बैठा दिया गया, दोबारा से इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया बच्चों। उसके बाद मीर कासिम को ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो ये षड्यंत्र बनाता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये क्या करता है, जो उस समय शाह आलम द्वितीय मुग़ल शासक थे उनसे बात करता है, और अवध यूपी वाले क्षेत्र में एक शासक होता है अवध का नवाब सुजाउद्दौला, उससे बात करता है।
ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ी सेना बनाते हैं और अंग्रेज़ों पर धावा बोल देते हैं, अंग्रेज़ों पर धावा बोल देते हैं। तो बक्सर का युद्ध इसे कहते हैं, बक्सर का युद्ध। बिहार वाले इलाके में बक्सर नाम की जगह है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। और उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र ही है बच्चों, क्योंकि मीर कासिम को हटा दिया गया है। 1763 से 1765 तक मीर जाफ़र रहता है गद्दी पर, और इसी के टाइम पीरियड पर बक्सर का युद्ध हो जाता है। बक्सर के युद्ध की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पर 3 सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ती हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। पहली अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दूसरा मुग़ल शासक जो था उस समय शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का जो नवाब रह चुका था पहले मीर कासिम। इन तीनों की सेना डायरेक्ट अटैक करती है अंग्रेज़ों पर, और अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कर रहा है बच्चों हेक्टर मुनरो। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध है ना ये, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था बच्चों, हेक्टर मुनरो कर रहा था। और हेक्टर मुनरो ने तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। तीनों की संयुक्त सेना बच्चों हार जाती है। ठीक, हारने के बाद अवध का नवाब भाग जाता है और बंगाल का जो नवाब मीर कासिम भी भाग जाता है। अवध का नवाब बाद में आकर घुटनों पर गिर जाता है अंग्रेज़ों के और अपने आप को अधीन कर देता है अंग्रेज़ों के, और शाह आलम द्वितीय भी अपने आप को सरेंडर कर देता है अंग्रेज़ों के। और ये मीर कासिम भाग गया, इसका कुछ अता पता नहीं लगा, ये भाग गया। अब अवध के नवाब को पकड़ लिया गया है और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय को पकड़ लिया गया है, और दोनों के साथ संधि होती है। तो बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधि है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इलाहाबाद का नाम आज आप जानते हैं प्रयागराज है। तो इलाहाबाद की संधि होती है, 2 संधियाँ होती हैं, 4 दिन का अंतर होता है। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ होती है, ये 12 अगस्त को होती है बच्चों, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ 4 दिन बाद संधि होती है, 16 अगस्त 1765। और 1765 तक आपको पता है कि मीर जाफ़र गद्दी पर था ना, लेकिन आपको पता है मीर जाफ़र 1765 के फरवरी वाले महीने में ही मर गया था। तो उसके बाद शासक जो बंगाल का नवाब बना वो मीर जाफ़र का बेटा नाजमुद्दौला बना। तो ये भी पूछा जाएगा आपसे कि भैया बक्सर का युद्ध जब हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद जब 2 संधियाँ हुई थी, तो जो इलाहाबाद की पहली संधि दूसरी संधि हुई थी, वो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र का बेटा नाजमुद्दौला था, मीर जाफ़र का बेटा नाजमुद्दौला था। और ये इलाहाबाद की दोनों संधियाँ किसके साथ हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के साथ संधि हुई थी। अब ये संधियाँ क्या थी ये भी आप समझ लीजिए। जो पहली संधि होती है बच्चों मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, इस संधि में ये निर्णय होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो वो क्षेत्र है ना, पूरा कह सकते हैं बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अब कंपनी दीवानी इकट्ठा करेगी और लेगी, खुद रखेगी। मतलब अब इस इलाके में भैया जो टैक्स लेने का अधिकार होगा वो अंग्रेज़ों का होगा। भैया बहुत बड़ी बात है ये, लोगों से टैक्स वसूल के ये अंग्रेज़ खुद ले लेंगे, ये बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले या तो मुग़ल लेते थे या नवाब लेते थे, लेकिन अब ये लेना शुरू कर देंगे। इलाहाबाद की पहली संधि इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा शाह आलम द्वितीय को ये कहा गया कि भैया आप जो नाजमुद्दौला है, दिल्ली का बंगाल का जो नवाब नाजमुद्दौला मीर जाफ़र का बेटा है, इसको आप नवाब घोषित कीजिए, इसको आप सर्टिफिकेट दीजिए कि ये नवाब है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस समय लोगों के लिए जैसे आज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वैसे ही लोगों का नेता एक तरीके से कह सकते हैं, लोगों का राजा वो शाह आलम द्वितीय ही था, मुग़ल बादशाह ही था। भले ये कमज़ोर हो गया था लेकिन लोगों के लिए यही बादशाह था। तो ये अगर मोहर लगा देता कि नाजमुद्दौला को भैया बंगाल का नवाब हम स्वीकार करते हैं, तो पूरी जनता स्वीकार करेगी। ज़बरदस्ती जनता को स्वीकार नहीं करवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उसको एक तरीके से मान्यता मिल जाएगी। तो शाह आलम द्वितीय
जो है वो नाजमुद्दौला के साथ, नाजमुद्दौला को नवाब के लिए सर्टिफिकेट दे देता है भैया, अपनी मंजूरी दे देता है। अब लोग प्रजा को नहीं पता था कि भैया हमारे जो शासक है इतने कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ने 2 क्षेत्र शाह आलम को दिए, कड़ा और मानिकपुर। ये खुद के क्षेत्र नहीं थे भैया, यूपी वाले ये क्षेत्र हैं, और ये क्षेत्र जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे ना, उन्हीं के अधीन आते थे, उन्हीं से छीनकर ये शाह आलम द्वितीय को दे दिए। इसके अलावा मुग़ल बादशाह को हर वर्ष 26 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी, ये भी घोषणा कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, ये अब समझ जाइए। उसके बाद होती है बच्चों दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। ये इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। अब शुजाउद्दौला से कहा गया कि भैया अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान हुआ है, अंग्रेज़ों ने जो ये युद्ध लड़ा है, आप लोगों ने रणनीति बनाकर बक्सर का युद्ध हमसे लड़ा ना, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो उसका हर्जाना आप भोगिए। तो 50 लाख रुपए इसने कंपनी को दिए हर्जाने के रूप में। इसके अलावा बनारस और गाजीपुर की जो जागीरदारी है ये राजा बलवंत सिंह को देनी पड़ी। राजा बलवंत सिंह को बनारस और गाजीपुर की जागीरदारी दिलवाई अंग्रेज़ों ने। इसके अलावा शुजाउद्दौला को अवध वाला क्षेत्र वापस कर दिया, हालांकि कुछ क्षेत्र ऑलरेडी ले लिया था और कड़ा मानिकपुर शाह आलम को दे दिए, बाकी अवध वाला क्षेत्र शुजाउद्दौला को दे दिया। और इसके अलावा अंग्रेज़ों को चुनार वापस मिल गया। जो चुनार था, जिसे पूर्वी द्वार भी कहा जाता है चुनार के किले को, वो अंग्रेज़ों को मिल गया, वो अंग्रेज़ों को मिल गया। तो ये हुई थी संधि। उसके बाद बच्चों 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी। इन संधि के करने के बाद द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी कि जो नवाब घोषित किया था वो तो ऑलरेडी कठपुतली था, उसको बोल दिया भैया अब जाकर आप प्रशासन देखिए, बस प्रशासन देखिए, मतलब लोगों की दुख दर्द समझिए, और जो बाकी फाइनेंशियल वाली जो चीज़ें होंगी, पैसों से संबंधित सारी चीज़ें होंगी, वो हम देखेंगे, वो आप कष्ट मत कीजिए। तो कर वसूलना है, वो जैसे पैसों से कोई मामला हो वो कंपनी के अधीन था, बाकी प्रशासन वाला मामला वो निजामों के अधीन था। तो निजाम भी कठपुतली थे, उनको बस वैसे ही शो पीस के लिए गद्दी पर बैठाया था ताकि जनता भड़के ना, और अंदरूनी ही सारे जो पैसे पूसे वसूलने हैं, टैक्स वसूलना है, वो खुद ले रहे थे ये लोग। 1765 से 1772 तक ये द्वैध शासन व्यवस्था चालू रही। डायरकी जो सिस्टम है बंगाल में वह लागू रहा। उसके बाद 1772 में इसको बंद कर दिया गया। बंद कब किया गया आपको मालूम है? कौन आया था? याद हो आपको? वारेन हेस्टिंग आया था। वारेन हेस्टिंग शुरुआत में बंगाल का गवर्नर बनकर आया था, ये गवर्नर की हैसियत से आया था, और इसने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। इसने कहा कि नहीं भैया, अब निजामों का कोई अधिकार नहीं है, अब इनसे प्रशासन भी छीन लिया, अब प्रशासन और कर ये पूरा जो साम्राज्य है बंगाल वाला ये अंग्रेज ही संभालेंगे, ये अंग्रेजों के अधीन होगा। अब निजाम कहाँ जाएंगे? निजामों को अब पेंशन देकर एक जगह बैठा दिया, एक जगह दरबार में बैठा दिया, सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए, ठीक। और वारेन हेस्टिंग यही है, इसके टाइम पीरियड पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आना शुरू हो गया। 1773 में पहला ऐसा एक्ट आया जिसने कंपनी के कार्यों को रेगुलेट कर दिया, नियंत्रित कर लिया, ठीक है। और ये एक्ट कहाँ से बनकर आया था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। इससे पहले जैसे मर्जी व्यापार कर रहे थे, जैसे मर्जी प्रशासन कर रहे थे, सब चल रहा था। लेकिन जब ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार को पता लगा कि भैया अब तो बंगाल वाला क्षेत्र इन्होंने जीत लिया है, पूरा इनके अधिकार में आ गया है, तो अब वो इंस्ट्रक्शन देने लग गए कि ऐसा करना है, वैसा करना है। तो हर 20-20 वर्षों के बाद ज़्यादातर ये रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे, ठीक है बच्चों। इतना था ये आपका बंगाल के नवाबों को जीरो कर दिया। अब इसके बाद जो 1773 के बाद आपको पढ़ना है वो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले आप देखेंगे कि भारत के अन्य इलाकों में अंग्रेज़ों ने कैसे अधिकार करना
शुरू किया। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना बता दूं बच्चों, तैयारी आपको अगर सीरियस में कर भी रहे हो ना तो क्लास नोट्स ले लीजिए। इसके श्री एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। देखिए ये श्री एजुकेशन एप्लीकेशन है, SHRI लिख कर सर्च कीजिएगा और एक लोगो बना होगा, हिंदी में श्री लिखा होगा, नीचे इंग्लिश में एजुकेशन लिखा होगा। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है, रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइए, बहुत सारे क्लास नोट्स हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। टाइम बचाइए, सिलेक्शन लीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, वीडियो लेक्चर सभी पढ़ लीजिए, आपको फ्री में दे ही रहा हूँ मैं, और क्लास नोट्स लेकर रिवीजन कर लीजिए। जो आपको नोट्स वोट्स बनाने का कोई झंझट ही नहीं होगा, आपको बस याद करना है ना फैक्ट। 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए, सब फैक्ट याद हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए, सब आसानी से प्रश्न आपको उसके हल मिलेंगे। ठीक, तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।